हेलो एवरीवन। तो भी स्वागत है आपका द 10 क्लासेस पे। केमिस्ट्री के एग्ज़ाम में अभी सिर्फ एक दिन बाकी है। कल के बाद परसों केमिस्ट्री का 12th सीबीएसई का पेपर है। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले मैं पहले ही बता दूं। भाई यहाँ से दो क्वेश्चन आएंगे। भाई यहाँ पर आज का जो वीडियो लेक्चर है, यहाँ से दो क्वेश्चन 101% आएंगे। तो जो पहला क्वेश्चन होगा वो होगा पोली हेलोजन कंपाउंड्स में से पोली हेलोजन कंपाउंड्स। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक होने वाला है वो है पोली हेलोजन कंपाउंड्स। पोली हेलोजन कंपाउंड में हमें क्या लिखना है? डाइक्लोरोमीथेन जो है हमारे पास, ट्राइक्लोरोमीथेन जो है, और टेट्राक्लोरोमीथेन जो है ये, और एक डीडीटी, और एक है फ्रीओन्स। सिलेबस में सीबीएसई में क्या है? ये 5 है हमारे पास: डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, डीडीटी एंड फ्रीओन्स। इनके यूजेस और इनके एनवायरमेंटल इफेक्ट ये सिलेबस में है। तो आज हम ये करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। दूसरा जो टॉपिक होगा हमारे पास वो होगा हमारे पास एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ का। एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ का। एसिडिक स्ट्रेंथ में हम फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे, ठीक है। और हम बात करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ किनकी? अमीन्स की। तो आज के वीडियो लेक्चर में ये दो टॉपिक होने वाले हमारे पास। पहला रहेगा पोली हेलोजन कंपाउंड और दूसरा रहेगा एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ। तो बने रहे मेरे साथ और देखिए इस वीडियो लेक्चर को, ताकि आपके जो दो क्वेश्चन आने वाले इन टॉपिक में से वो बिल्कुल भी गलत ना हो। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन। इससे पहले समझ लेते हैं कि पोली हेलोजन कंपाउंड का मतलब क्या है। पोली हेलोजन कंपाउंड्स, देखिए पोली का मतलब होता है ज्यादा, और हेलोजन मैंने हेलोजन मतलब कोई भी हेलोजन हो सकती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें दो या दो से ज्यादा हेलोजन प्रेजेंट हो तो वो क्या कहलाते हैं? पोली हेलोजन कंपाउंड्स कहलाते हैं हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता है CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन, इसको बोला जाता है। इसके हम पहले पढ़ लेते हैं यूजेस क्या क्या है। तो इसका सबसे पहला जो यूज है वो है, ये एज अ सोलवेंट यूज होता है हमारे पास। एज अ, ये क्या यूज होता है? एज अ सोलवेंट। किनमें? पेंट रिमूवर जो होते हैं ना, उनके अंदर एज अ सोलवेंट ये यूज होता है हमारे पास डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है। प्रोपेलेंट के रूप में यूज होता है हमारे पास, एज अ प्रोपेलेंट इन एरोसोल्स। एरोसोल्स एरोसोल्स आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। एरोसोल्स हमारे पास क्या होते हैं? जहाँ पर जो सोलवेंट है, सोलवेंट वो क्या होता है? गैस होता है। वो क्या कहलाते हैं? एरोसोल्स कहलाते हैं। उनमें प्रोपेलेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और बहुत सारी ड्रग्स बनाने में भी इसका यूज होता है। और क्या यूज है इसका? जो मेटल वगैरह है उनकी क्लीनिंग में, उनको साफ करने में, या फिर जो फिनिशिंग सोलवेंट होते हैं, ठीक है, फिनिशिंग सोलवेंट के रूप में। तो करिए भैया याद अभी से। देखिए याद करने की चीज़ें, समझने का कुछ है नहीं हमारे पास। तो मेनली तो इसका जो यूज है ना वो है सोलवेंट के रूप में यूज होता है। ये पेंट रिमूवर में हो गया, एरोसोल्स में हो गया, ड्रग्स मेकिंग में हो गया है, मेटल क्लीनिंग में हो गया है, फिनिशिंग सोलवेंट के रूप में। तो मेनली किसके रूप में यूज हो रहा है इसका? यहाँ पर सोलवेंट के रूप में, ठीक। चलिए फिजियोलॉजिकल इफेक्ट इसके देख लेते हैं हमारे पास क्या रहने वाले हैं। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट का मतलब है एनवायरनमेंट पे या हमारे ऊपर ये किस तरह का इफेक्ट डालेगा, वो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट कहलाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो ये हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसको अफेक्ट करता है डाइक्लोरोमीथेन। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करता है? अफेक्ट करता है। दूसरा हमारे पास, यदि आप इसको स्मेल कर लेते हो थोड़ा बहुत, मिथाइलिन डाइक्लोराइड को, ठीक है, डाइक्लोरोमीथेन को, तो आपको थोड़ा सा सुनने में दिक्कत होने लग जाएगी, और जो विजन है, जो देखना है, उसमें कमी हो जाएगी आपके देखने में और विजन में, ठीक है। थोड़ी मात्रा में यदि तुम लोग स्मेल करते हो तो इसको तो, लेकिन यदि इसको ज़्यादा मात्रा में आपने क्या कर लिया बच्चे? स्मेल कर लिया, तो इसके कारण आपको नोजिया हो जाएगा, ठीक है, चक्कर आने लग जाएंगे, वोमिटिंग जैसा हो जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है, चक्कर आने लग जाएंगे। इस तरह से होता है ना, जैसे बेहोश होने वाले हैं, इस तरह से होने लग जाएगा। जो आपके टो हैं, जो अंगूठे हैं, या फिर जो फिंगर्स हैं,
वो ऐसे लगेगी आपको कि जैसे सुन्न हो गई हैं। ठीक, तो ये क्या है इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। ठीक, स्किन के यदि कांटेक्ट में आ जाता है डाइक्लोरोमीथेन तो बर्निंग जैसा सेंसेशन होगी आपको कि जैसे कुछ स्किन ना ऐसे लगेगा इस तरह से जल रही है। इसी तरह से आंखें भी इसी तरह से लगेगी आपको जैसे वो क्या कर रही हैं, बर्न कर रही हैं, जल रही है। ठीक है भाई, समझ गए हैं। एनिमल वगैरह की जो आंखें हैं वो खराब हो जाती है, उनका जो कोर्निया है वो क्या हो जाता है, खराब। तो ये है डाइक्लोरोमीथेन, इतना है भाई डाइक्लोरोमीथेन। तो दोबारा से एक बार जल्दी जल्दी चलें। एज अ प्रोपेलेंट, सोलवेंट, पेंट रिमूवर, एरोसोल्स के बीच में प्रोपेलेंट के रूप में, ड्रग्स मेकिंग में, मेटल क्लीनिंग में, फिनिशिंग सोलवेंट के रूप में यूज होता है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा। स्मेल करोगे तो सुनना देखना बंद हो जाएगा आपको, ज़्यादा स्मेल करोगे तो नोजिया हो जाएगा, वोमिटिंग हो जाएगी, तो और जो आपके हाथ वगैरह, उंगलियां वगैरह, फिंगर वगैरह वो सुन्न हो जाएंगी, नंब हो जाएंगी वो एक तरह से। ठीक है, स्किन के कांटेक्ट में आएगा तो बर्निंग सेंसेशन होगी, आंखों के कांटेक्ट में आएगा तो कॉर्निया को अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ट्राइक्लोरोमीथेन विच इज ऑल्सो नोन एज क्लोरोफोम, जिसको क्या भी जाना जाता है, एज अ क्लोरोफोम भी जाना जाता है। तो इसके यूजेस पढ़ लेते हैं। ये भी बच्चे एज अ सोलवेंट यूज होता है। क्या यूज होता है ये, एज अ सोलवेंट। बहुत सारी केमिकल रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, वहां पर क्लोरोफोम क्लोरोफोम लिखा होगा, आपने बहुत सारी रिएक्शन पढ़ी होगी। सोलवेंट किस में यूज होता है, रबर मेकिंग की जो इंडस्ट्रीज हैं, ऑयल्स वगैरह जहाँ पर प्योरीफाई होते हैं, फैट वगैरह प्योरीफाई होते हैं हमारे पास। ठीक है, आयोडीन वगैरह बनती है, वहां पर हर जगह ये एज अ सोलवेंट यूज होता है। कौन, ट्राइक्लोरोमीथेन। अब इसका जो मेजर यूज है भाई, समझ लीजिए आप, इसका जो मेजर यूज है इस टाइम पे ट्राइक्लोरोमीथेन का, वो है इन प्रोडक्शन ऑफ फ्रियोन्स। फ्रियोन्स बनाने में इसका यूज होता है। क्या बनाने में यूज होता है बच्चे इसका, फ्रियोन्स बनाने में यूज होता है। अभी फ्रियोन्स क्या है अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद हमारे पास फ्रियोन्स टॉपिक आने वाला है, तभी हम इसको समझ पाएंगे आप लोग भी। ठीक है, तो क्या बनाने के लिए यूज होता है ये, फ्रियोन्स बनाने में। क्यों, क्योंकि ये ओजोन लेयर को डिप्लेट नहीं करता, ओजोन लेयर को खराब नहीं करता। ठीक है, इतना ज़्यादा खराब नहीं करता ये ट्राइक्लोरोमीथेन ओजोन लेयर को, इसलिए फ्रियोन्स बनाने में यूज होता है। फ्रियोन्स अभी थोड़ी देर में आने वाला है आपके सामने टॉपिक की क्या होते हैं फ्रियोन्स। ठीक है, फिर इसका जो यूज है हमारे पास, जो एनाटोमिकल स्पेसिमेंस होते हैं, जो एनाटोमिकल स्पेसिमेंस होते हैं, स्पेसिमेंस होते हैं, जैसे बायोलॉजी लैब में आपने ये कीट पतंगे एक लिक्विड के अंदर डूबे हुए देखे होंगे भाई, बायोलॉजी लैब में ऐसे खांच ये छिपकली का सैंपल पड़ा है, उसके अंदर वो जो सोलवेंट होता है ना, वहाँ पर सोलवेंट वो किस, उसके अंदर क्या मिलाते हैं, थोड़ी बहुत क्लोरोफॉर्म मिलाते हैं। ठीक, तो एनाटॉमिकल स्पेसिमेन जो होते हैं वो सैंपल होते हैं, उनको प्रिजर्व करने के लिए, क्या करने के लिए, उनको प्रिजर्व करने के लिए इसका यूज है। ठीक, चलिए आ जाते हैं फिर इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स पे। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स पे आ जाते हैं भाई। ठीक है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में देखिए पहला तो इफेक्ट ये है, पहले इसको ना एज एनेस्थीसिया यूज करते थे। एनेस्थीसिया मतलब बेहोश करने के लिए इसका यूज किया जाता है। मान लीजिए किसी का ऑपरेशन करना है और उसको बेहोश करना है तो क्लोरोफॉर्म का यूज करते थे, लेकिन अब क्लोरोफॉर्म की जगह कुछ और आने लग गए हैं। ठीक है, जैसे ईथर वगैरह का आजकल यूज करने लग गए। तो पहला तो क्या था इसका, एनिस्थेटिक जो चीजें होती थी सर्जरी वगैरह में इसका काम लिया जाता था। दूसरा, ये भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करता है, इफेक्ट करता है भाई। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करता है, अफेक्ट करता है। कौन, क्लोरोफॉर्म भी। कहते हैं क्लोरोफॉर्म का तो आपने 900 पार्ट है, 900वां पार्ट भी यदि आपने सूंघ लिया ना, मतलब टोटल 1000 पार्ट में से यदि 900वां हिस्सा भी तुम लोग इसका सूंघ लोगे तो वो भी आपके सिर में दर्द कर सकता है, हेडेक कोज कर सकता है, फटीग हो जाएगा, आपको अटपटा सा लगने लग जाएगा, बेचैनी सी हो जाएगी, और डिजीनेस मतलब बेहोशी जैसा, चक्कर जैसा कुछ आने लग जाएगा आप लोगों को, यदि आप क्लोरोफॉर्म को सूंघ लेते हो तो। ठीक है, और जो क्लोरोफॉर्म है ये तो ज़्यादा यदि मात्रा में आपने स्मेल कर ली है तो इवन आपके ये लीवर और किडनी तक को भी क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। ठीक है,
तो ये फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है क्लोरोफॉर्म के, ठीक है। फ्रियोन्स बनाने में इसका यूज होता है। तो नेक्स्ट आ जाता है भाई हमारे पास टेट्राक्लोरोमीथेन, ठीक है। टेट्राक्लोरोमीथेन, तो सबसे पहले तो देख लेते हैं इसके यूजेस क्या क्या हैं हमारे पास। तो सबसे पहला तो मैं आपको बता दूं, ये जो इसका यूज है मैन्युफैक्चर ऑफ रेफ्रिजरेंट्स, ठीक है। जो फ्रीज वगैरह नहीं होते उसमें जो गैस होती है उसको बनाने में इसका यूज होता है। एंड प्रोपेलेंट्स बनाने में इसका क्या होता है, यूज होता है, ठीक है। रेफ्रिजरेंट्स और प्रोपेलेंट्स बनाने में यूज होता है, ठीक है भाई यहाँ पर, ठीक। दूसरा, जो फ्रियोन्स होते हैं, फ्रियोन्स, उनको बनाने में भी यूज होता है। फ्रियोन्स को बनाने में, अब ये फ्रियोन्स क्या होते हैं मैं फिर बता रहा हूँ, थोड़ी देर में टॉपिक आ रहा है, आप बस पेशेंस रखिए आप लोग इसके लिए। एज अ सोलवेंट यूज होता है ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज में, जहाँ पर दवाई बनाते हैं ना, क्या बनाते हैं, दवाई बनाते हैं, वहाँ पर ये एज अ सोलवेंट यूज होता है हमारे पास, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाता है इसके यूजेस में, यदि हम बात करें तो इसका यूज पुराने टाइम में बहुत, मतलब 1950-60 के आसपास इसका यूज एज अ फायर एक्सटिंग्यूशर में भी किया जाता था। फायर एक्सटिंग्यूशर्स में भी यूज किया जाता था इसको। उस टाइम पे इसको पायरीन बोलते थे। क्या बोलते थे, पायरीन, जब इसको फायर एक्सटिंग्यूशर्स में यूज करते थे तो, ठीक है भाई। चलिए फिजियोलॉजिकल इफेक्ट पे आते हैं इसके। फिजियोलॉजिकल की हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ेंगे इनके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में। फिर कहता है भाई ये लीवर कैंसर कोज कर सकता है ह्यूमन बीइंग के अंदर। क्या कोज कर सकता है, लीवर कैंसर ह्यूमन बीइंग के अंदर। फिर से वही है, ये भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। इसके कारण भी हेडेक होने लग जाएगा, नोजिया हो जाएगी, वोमिटिंग जैसी फीलिंग आएगी, आपको चक्कर आने लग जाएंगे, डिजीनेस हो जाएगी। ये सारे कॉमन से मतलब इफेक्ट हैं इन सब के, ठीक है। और लास्टली यदि ये जो नर्व सेल्स होती है, नर्वस सिस्टम को तो अफेक्ट करता ही है, और आपको बेहोश कर सकता है, और फाइनली आपकी इससे क्या हो सकती है, मौत भी हो सकती है, यदि ज़्यादा अमाउंट में आपने इसको इनहेल या स्मेल कर लिया है तो, ठीक है। इवन इसके कांटेक्ट में आने से हार्ट जो बीट होती हैं वो इरेगुलर हो जाती हैं, और फाइनली जो हार्ट प्रॉब्लम या हार्ट अटैक है वो भी हो सकता है, ठीक है भाई, हाँ जी। फिर आते हैं एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट डालेगा ये, एनवायरमेंटल इफेक्ट। तो सबसे मेन एनवायरमेंटल इफेक्ट है ओजोन लेयर को डिप्लेक्ट करना। किसको, ओजोन लेयर को डिप्लेक्ट करना, मतलब ओजोन लेयर को खराब करना। उससे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारे एनवायरनमेंट के अंदर आ जाएंगी, एटमॉस्फेयर के अंदर, और हमारी जो स्किन की प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो जाएंगी, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ओजोन लेयर आने से हमारे पास स्किन कैंसर हो जाएगा, आई डिजीज हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है, डिसऑर्डर हो जाएंगे, और जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाएगा। तो जो मेन इसका एनवायरमेंटल इफेक्ट है किसका, टेट्राक्लोरोमीथेन का, वो क्या है हमारे पास, ओजोन लेयर को खत्म करना। तो चलिए जिसका इंतजार था आपको उसी टॉपिक पे आ गए हम, वो है फ्रियोन्स। क्या है, फ्रियोन्स। देखिए, यदि मेरे पास कोई हाइड्रोकार्बन है, मीथेन या फिर इथेन, ठीक, इनकी हाइड्रोजन हटाकर, H हटाकर, उसकी जगह मैं फ्लोरीन प्लस में क्लोरीन लगा दूं, फ्लोरीन प्लस में क्लोरीन लगा दूं, तो क्या बन जाएंगे, वो बन जाएंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को ही फ्रियोन्स बोला जाता है। एग्जाम्पल देता हूं मैं, जैसे मीथेन की चारों हाइड्रोजन हटाकर मैंने 4 फ्लोरीन लगा दी, ठीक, तो ये फ्रियोन बन गया। इसको कैसे लिखोगे, देखो, फ्रियोन, कार्बन कितने हैं 1, तो 1, फ्लोरीन कितने हैं 4, तो 4, तो फ्रियोन 14 बन गया। ये क्या बन गया, फ्रियोन 14। यदि मैं इसी में 3 फ्लोरीन लगा दूं, 1 क्लोरीन लगा दूं, तो इसको बोला जाएगा फ्रियोन। कार्बन कितने हैं 1, फ्लोरीन कितनी है 3, तो फ्रियोन 13। मतलब जितनी फ्लोरीन है ना उतना नंबर यहाँ पर आएगा, ठीक है बच्चे। यहाँ पर जैसे मैं लिख दूं CF2Cl2, तो इसको क्या लिखा जाएगा, फ्रीओन, कार्बन कितने हैं 1, फ्लोरीन कितनी है 2, तो फ्रीओन 12। क्या हो गया, फ्रीओन 12। यदि मैं लिख दूं CFCl3, तो इसको क्या बोला जाएगा, फ्रीओन, कार्बन कितने हैं 1, फ्लोरीन कितने 1, तो 11। तो जो ये क्लोरोफ्लोरो कार्बन है इनको क्या बोला जाता है, जनरली फ्रियोन्स बोला जाता है। भाई याद हो जाएगा आपको फ्रियोन्स कैसे होगा कैसे नहीं होगा। अब ये सर बनेंगे कैसे फ्रियोन्स,
तो आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी स्वार्ज रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन पढ़ी होगी? स्वार्ज रिएक्शन। तो उससे प्रिपेयर हो जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर ले लूँ CCl4, इसके रिएक्शन स्वार्ज रिएक्शन में SF3 से कर दूँ, SbF3 से कर दूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? CCl2, 2 क्लोरीन की जगह 2 फ्लोरीन लगा दो, ये लो भाई तैयार हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मतलब फ्रीओन तैयार हो गया। अरे भाई ये कोई और रिएक्शन नहीं है, स्वार्ज रिएक्शन है। देखो हेलोजन हटकर फ्लोरीन लगना स्वार्ज रिएक्शन है या नहीं है? बिल्कुल रिएक्शन है भाई यहाँ पर, ठीक है। तो अब आ जाते हैं फ्रियोन्स के यूजेस पे। कहाँ पर आ जाते हैं? फ्रियोन्स के यूजेस पे, ठीक है। तो ये सारी की सारी गैसें हैं, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। जो फ्रियोन्स होती हैं वो ऑर्डरलेस गैस होती है, इनकी कोई स्मेल नहीं होती हमारे पास, ठीक है, कोई स्मेल नहीं है। लेकिन इनका जो यूज है, वाइडली यूज इनका होता है, वो होता है रेफ्रिजरेंट्स में। किस में होता है बच्चे? रेफ्रिजरेंट्स में इनका यूज होता है। जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं ना, कूलेंट्स जो होते हैं, कूलिंग एजेंट जो ठंडा करते हैं, रेफ्रिजरेंट्स वगैरह, उनके अंदर यूज होता है। या जो एयर कंडीशनर होते हैं, AC वगैरह, आपने सुना होगा कि AC अब काम नहीं कर रहा तो बोलते हैं उसकी गैस खत्म हो गई है, तो वो गैस नहीं है, फ्रियोन्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है। फिर से वही यूज है कि इसका एज अ प्रोपेलेंट यूज होता है, ये भी एज अ प्रोपेलेंट यहाँ पर क्या होता है? ये यूज होता है, ठीक है। हेयर स्प्रेज जो होते हैं, डिओड्रेंट्स होते हैं, या फिर सेविंग क्रीम होती है, क्लींजर होते हैं, इनके अंदर भी थोड़ा थोड़ा इसका यूज होता है। किसके अंदर? हेयर स्प्रेज, डिओड्रेंट्स, सेविंग क्रीम्स, ये हैं। तो समझ गए फ्रियोन्स क्या है हमारे पास। फिर इसका फिजियोलॉजिकल या एनवायरमेंटल इफेक्ट क्या है भाई? एनवायरमेंटल, एनवायरमेंटल इफेक्ट। फिर से ये क्या कहाँ जाते हैं? अपर एटमोसफेयर में चले जाते हैं, अपर एटमोसफेयर में। और वहाँ पर जो ओजोन लेयर है, क्या है? ओजोन लेयर, उसको डिप्लेट करते हैं, मतलब खराब कर देते हैं। यही इनकी सबसे बड़ी दिक्कत है। क्लियर है कहानी यहाँ तक भाई? हम समझ गए हैं। तो चलिए भाई, अब हमारे पास पॉली हेलोजन कंपाउंड में लास्ट टॉपिक आ गया है, और वो आ गया हमारे पास DDT। क्या आ गया है? DDT, ठीक है। तो पहले DDT की फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है पैरा पैराडाइस डाइक्लोरो, डाइक्लोरो डाइफिनाइल, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो इथेन। क्या है? ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है। ये इसका नाम है भाई, ठीक है, ये इसका नाम है। पहले तो देख लेते हैं इसका नाम ये आया कैसे है। सर मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर देखो, फिनाइल है, मतलब डाई फिनाइल, मतलब 2 बेंजीन। ये लो भाई, 1 बेंजीन और 2 बेंजीन, ठीक है। पैरा पैरा डाई क्लोरो, मतलब यहाँ पर भी क्लोरीन लगा दो, यहाँ पर भी क्लोरीन लगा दो। यहाँ पे H तो है ही बेंजीन में, देखो H तो है ही। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये कैसे बनेगा। यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप लगा दो, CHO एल्डिहाइड ग्रुप, और यहाँ पर लगा दो CCl3। देखो ट्राई क्लोरो है ना, देखो ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो इथेन, देखो 2 कार्बन हो गए तो इथेन। यहाँ से वाटर लॉस कर दीजिए, क्या कर दीजिए? वाटर लॉस। फाइनली क्या बनेगा? देखो क्या बनेगा यहाँ पर, कंसनट्रेटेड H2SO4 डालोगे तब ये रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर मैं जो बनेगा वो नीचे बनाकर दिखा रहा हूँ, फिर आपको DDT दिख जाएगा वहाँ पर। क्लोरीन, क्लोरीन, यहाँ पर बॉन्ड ऐसे ऐसे, देखो ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड टूट गया, इसके साथ बनेगा, इसके साथ, C के साथ, C के साथ, C पे लगा है HCCl3, ये बन गया भाई। ये DDT जुगाड़ है। ये जो जुगाड़ बना है ये क्या है? DDT। कैसे बनेगा? क्लोरोबेंजीन ले लो, क्लोरोबेंजीन ले लो, ठीक है। ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कर दो इसकी। ये कौन है? ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड। इसको क्लोरल बोलते हैं, कॉमन लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं? क्लोरल। इन कॉमन लैंग्वेज दिस इज कॉल्ड एज क्लोरल। जब क्लोरल मतलब ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड क्लोरोबेंजीन से रिएक्शन करता है तो DDT बनता है। अब नाम देखो, देखो ये पैरा है, इसको पैराडाइस बोल दो, पैरा पैराडाइस, पैरा पैराडाइस, डाई क्लोरो, डाई क्लोरो, डाई फिनाइल, डाई फिनाइल, ट्राई क्लोरो ईथेन, ईथेन। तो ये DDT है। क्या बच्चे? ये DDT है, ठीक है। इसका यूज क्या है? ये एज अ पावरफुल इंसेक्टिसाइड यूज होता है। इंसेक्टिसाइड, भाई जो खेती बाड़ी करते हैं आप में से वो समझते होंगे कि इंसेक्टिसाइड क्या होते हैं। जो ये कीड़े वगैरह मारने की दवाई होती है ना खेतों में, उसको क्या बोलते हैं? इंसेक्टिसाइड बोलते हैं, ठीक है। जैसे शुगर केन है, जैसे गन्ने में वो कीड़ा लग जाता है, ठीक है, उसको मारने में इसका यूज किया जाता है। जो मस्कीटो वगैरह है या कुछ और अदर अलग तरह के कीड़े, उनको मारने में इसका यूज किया जाता है, ठीक है।
बहुत सारे मच्छर वगैरह मतलब कीड़े मकोड़े मारने में इसका यूज़ होता है। लेकिन इसका ट्रेजिक इफेक्ट है भाई, यहाँ पर एनवायरनमेंट पे इसका क्या है, ट्रेजिक इफेक्ट, मतलब बहुत हार्मफुल इफेक्ट ये डीडीटी एनवायरनमेंट पे छोड़ता है। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसका बहुत ज़्यादा यूज हुआ, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा इफेक्ट था वो ये था कि ये पानी में पानी के जब अंदर चला जाता था तो हाई टॉक्सिसिटी क्रिएट करता था, मतलब बहुत जहरीला है ये, क्या करता था, हाई टॉक्सिसिटी क्रिएट करता था, मतलब बहुत जहरीला हो जाता था। ठीक है, समझ रहे हो इसके बात को, ठीक है। और दूसरा, ना ये ख़त्म होता, फिर ना ये बायोडिग्रेड होता, पानी में जाने के बाद ख़त्म भी नहीं होता अपने आप से। तो इसकी हाई टॉक्सिसिटी के कारण बहुत सारे दो देश हैं अमेरिका वगैरह, वहाँ पर इसको क्या कर दिया गया, डीडीटी को बैन कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, बैन। लेकिन इंडिया में अब भी ये चल रहा है, क्यों, क्योंकि चीप है थोड़ा सा, क्या है ये, सस्ता है बस, इसलिए डीडीटी अब भी चल रहा है भाई। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर पॉली हेलोजन कंपाउंड हमारे पास होते हैं कंप्लीट, उनके यूजेज पे से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, या फिर उनके जो एनवायरमेंटल या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है उन पे से क्वेश्चन आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें फरियोन्स और डीडीटी और टेट्राक्लोरोमीथेन, ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो भाई जो एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ है वो इस वीडियो लेक्चर में हम नहीं कर रहे हैं, उसके लिए हम अगला वीडियो लेक्चर लेकर आएंगे। तब तक के लिए भी अपना पेपर दीजिए आप अच्छे से। गुड लक टू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट।